अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, आपको याद है मैंने वर्ल्ड कप के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से 2-3 वीडियो बनाई और उसमें मुख्तलिफ आपके सामने चीज़ें रखी। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की पोजीशन बड़ी फ़ायदे वाली है और इसीलिए वहाँ पे इतनी करप्शन और इतना मामला है जो मैंने आपके सामने कई बार रखी हैं। अब ये एक खबर आई है कि 17 क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स और उनकी फैमिलीज़ के लिए 60 5 स्टार होटलों में रूम बुक किए गए थे अमेरिका में, और वहाँ पे वो सैर सपाटे करते रहे। और आपको पता है कि तकरीबन पहला राउंड दो हफ्ते का रहा, जिसमें पाकिस्तान ने 4 मैच में से 1 बारिश हो गई थी, 3 में से 2 हारे थे। वो मैच देखने गए थे, घूमने फिरने गए थे सरकारी खर्चे पे। होटल भी पीसीबी बुक करा रही है, टिकट भी पीसीबी दे रही है और खाना पीना भी सारा उनकी पीसीबी की तरफ से, और खूब गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब कुछ। ये पूछने वाला इस मुल्क में कोई नहीं है जिस तरह की करप्शन और जिस तरह की फजूल खर्चियाँ यहाँ पे होती हैं। अजीज़ दोस्तों, शाहिद आफरीदी एक इंतहाई गंदी जहनीत का मालिक इंसान है और एज ए क्रिकेटर भी, चलें हम उसको एज ए बॉलर के तौर पे, स्पिनर के तौर पे, लिमिटेड ओवर क्रिकेट में, वाइट बॉल क्रिकेट में उसका थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन अदरवाइज वो एज ए बैट्समैन या ऑलराउंडर इसको आप काउंट करें तो नथिंग। बट अगेन इट इज़ नॉट क्रिकेटिंग। इसकी क्रिकेट तो ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी भी वो मुख्तलिफ मामलात पे पंगे लेता रहता है। जैसे अभी इसने पीटीआई वालों से पंगा लिया हुआ है और इमरान रियाज खान जो कि शाहिद आफरीदी की सपोर्ट कर रहा था मुख्तलिफ इश्यूज़ पे, उसको भी गालियां दे रहा है और ऐसी ऐसी मतलब बिलो दी बेल्ट वार कर रहा है। शाहिद आफरीदी अभी एक यहूदियों का एक प्रोटेस्ट हो रहा था जिसमें वो डिमांड कर रहे थे कि फ्रेंड्स ऑफ इसराइल की तरफ से कि आप हमास से हमारे हॉस्टेज को छुड़वाने में मदद करें। उसके साथ शाहिद आफरीदी खड़ा होकर पिक्चर बना रहा है और सपोर्ट कर रहा है। ऑफ कोर्स ये जब फ्रेंड्स ऑफ इसराइल ने ट्वीट की कि शाहिद आफरीदी हमारे स्टॉल पे आए थे और पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर हमारे प्रोटेस्ट पे आए थे जो हम हॉस्टेज की रिलीज़ के लिए कर रहे हैं, तो उसने हमारे साथ फ़ोटो भी खिंचवाई और हमारे चेयरमैन के साथ बात भी की। उस पर बेनज़ीर भुट्टो की कज़न जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी फातिमा भुट्टो ने ट्वीट की कि शाहिद आफरीदी क्या चक्कर है। तो शाहिद आफरीदी ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही मैनचेस्टर में घूम रहा था गलियों में, तो आपके सामने फ़ैन आ जाते हैं फ़ोटो खिंचवाने, तो फ़ैन आ गए, मैंने उनके साथ सेल्फी ले ली। आप मना नहीं कर सकते सेल्फी के साथ। मुझे क्या पता था कि ये कोई ज़ायनिस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है, अनबिलीवेबल, और प्लीज़ आप इसको डिलीट करें और ये और वो। अब अजीज़ दोस्तों, जो फ़ोटो आई है ना सामने, उसमें आप देख सकते हैं कि बाकायदा प्रोटेस्ट है, बैनर उठा के खड़े हैं और जो सेल्फी ले रहा है वो भी बैनर पकड़ के खड़ा है। बच्चा नहीं है शाहिद आफरीदी, उसको सब पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उन्होंने फिर, जिन्होंने ये फ्रेंड्स ऑफ इजराइल ने फिर ट्वीट की कि तुमने अपने कैमरे के साथ हमारे साथ सेल्फी ली है, हमने हॉस्टेज प्लेकार्ड भी पकड़ के रखे थे, तुमने हमारे साथ खड़े होने के लिए खुद कहा था और अब तुम अपनी बात से फिर गए हो और तुमको अब ये है कि ये ख्याल आ रहा है कि ये गलत है। तो शायद ये हमारे लिए बड़ी डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि तुम उन मासूम लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे थे जो हॉस्टेज हैं हमास के, और अब तुम फिर रहे हो अपनी ज़बान से। तो शाहिद आफरीदी ने फिर वो कहा कि नहीं ये सब बकवास है और तुम फ्रेंड्स ऑफ इजराइल, तुमने ये बहुत अच्छी कोशिश की है मेरे साथ सेल्फी लेके, मैं तो समझा था तुम मेरे फ़ैन हो और मैं तुम्हारी ट्वीट को एक्सेप्ट नहीं करता। ये सब ड्रामे शाहिद आफरीदी के चलते हैं, उस पर पाकिस्तान में बहुत ले दे हो रही है और ये अब पीटीआई वालों के लोगों के ख़िलाफ़
वो कर रहा है। अजीज़ दोस्तों, एक वाक़या हुआ था हारिस रऊफ़ पाकिस्तान के बॉलर का, कि वो अपनी बीवी के साथ जा रहा था तो कुछ फैंस ने उसके ऊपर अटैक किया और मतलब इसकी फैमिली के हवाले से कुछ बातें की। इसकी बीवी साथ थी लेकिन बदतमीज़ी की, हारिस रऊफ़ मारने के लिए दौड़ा और लोगों ने उसको रोका और ये सब चीज़ें। तो देखें, बात तो सही है कि आप ठीक है, उन्होंने गलत खेला या जो भी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हारिस रऊफ़ की परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी, वो बैट्समैन नहीं था, एक बॉलर था, अच्छी बॉलिंग की थी, अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। दूसरा ये कि आप फैमिली के सामने आप कम से कम बदज़बानी ना करें। बदज़बानी तो वैसे ही आपको गलत ज़बान तो इस्तेमाल करने की इजाज़त है नहीं, आप पॉजिटिव उसमें वेल बिहेव तरीके से भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक माहौल होता है। एक आदमी अपनी बीवी के साथ एक उसमें घूम रहा है, आप ये चीज़ें कर रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग, आई डोंट एग्री विद दिस। और ये पाकिस्तान इंडिया की कल्चर है। वैसे मुझे याद है कि वसीम अकरम भी वर्ल्ड कप हारा था 99 का, तो उसके घर पे हमले हुए थे और लाहौर में और सब कुछ हुआ था। ऐसे ही महेंद्र सिंह धोनी भी एक बार कोई मैच हार गए थे तो उसके घर पे भी हमले हुए थे। हमारे इंडिया पाकिस्तान के फैंस अक्सर हद पार कर जाते हैं, और ख़ास तौर पे आप घर पे हमला कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर टारगेटिंग द फैमिली, तो ये गलत होता है। इधर हुआ ये कि पाकिस्तान के रिजवान वगैरह ने कहा ये इंडियन होगा, कोई फैन इंडियन होगा। हारिस रऊफ़ ने भी सबसे पहले ये कहा कि तुम इंडियन हो, तो उसने कहा नहीं भाई, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडियन नहीं हूँ। तो ये भी एक गलत है कि आप फ़ौरन हर चीज़ में इंडिया को लेके आते हो। इंडिया वालों को जितना पाकिस्तान समझता है ना कि इंडिया वाले उसके बारे में सोचते हैं, इंडिया वालों को पता भी नहीं होता। इंडिया टोटल इग्नोर पाकिस्तान की पॉलिसी पे चल रहा है। एक एक इंडियन पाकिस्तान के बारे में बात भी नहीं करता, इग्नोर पाकिस्तान। जितना पाकिस्तान को हवा बनाया हुआ है ना, उनको एक फोबिया है कि इंडिया वाले हमारे खिलाफ, इंडिया ये। इंडिया ने जिस दिन तुम लोगों का बाजा बजाना है ना, उस दिन तुम लोगों को पता चलेगा। तो इस इश्यू पे वहाब रियाज ने एक ट्वीट किए कि हमें अपने खिलाड़ियों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए और ह्यूमन कोड रहना चाहिए, और हारिस रऊफ़ के साथ जो हुआ वो गलत है, ये वो, एज ए सोसाइटी हमें इज्जत करनी चाहिए। एग्रीड। लेकिन वहाब रियाज तुम कह रहे हो ये मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स बना था केयरटेकर गवर्नमेंट में पंजाब का। बारिशें हुई तो ये अपनी गाड़ी में निकला, जिस तरह ये जा रहा है, ये आम आदमी का रेस्पेक्ट कर रहा है। अपनी तो बड़ी शानदार किस्म की गाड़ी है, उसमें ये पब्लिक को देखने जा रहा है कि हाँ कितनी तबाही हुई है। एज ए मिनिस्टर में ज़रा देखूं, ये जिस तरह की गाड़ी चला रहा है, ये वो पानी उड़ा रहा है सबके ऊपर, ये वहाब रियाज है। ये हाल पाकिस्तान की एलिट क्लास का है, चाहे वो रूलिंग है कि नहीं है। एलिट क्लास हमेशा रूलिंग में ही रहती है। अब अजीज़ दोस्तों, थोड़ा पाकिस्तान के कुछ और इश्यूज़ की तरफ आएँ। देखें अजीज़ दोस्तों, ये एक मदरसा है जामिया दारुल उलूम कराची। इसमें ये पर्ची, आपको अपना बच्चा एडमिट कराते वक्त पर्ची पे साइन करना है कि मैं आरिफ अजाकिया ये अहद करता हूँ, ये शपथ लेता हूँ कि पूरे एजुकेशन ईयर मतलब इस्लामिक डेट है 1444-1445 में अपने पास कैमरे वाला मोबाइल नहीं रखूँगा। अगर मेरे पास से कैमरे वाला मोबाइल मिला तो मेरा फ़ौरन इखराज हो जाएगा। क्यों? मतलब क्या कारण इसके पीछे? मौलवी खुद तो रखता है ना, क्योंकि बच्चों के रेप की वीडियो बनाता है वो। अगर हराम होता तो फिर मौलवी पे भी ये लागू होना चाहिए। तो मौलवी के पास तो होता है, वो जितने बच्चे रेप करता है उनकी वीडियो बनाता है, ज़िंदगी भर उनको ब्लैकमेल करता है। तो फिर क्यों? इसलिए कि आजकल बहुत ज़्यादा वीडियोस निकल आनी शुरू हो गई हैं बच्चों के ऊपर, फिज़िकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सेक्सुअल टॉर्चर की वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी हैं। इसलिए मौलवियों ने ये शर्त रखी है कि अब कैमरे वाला मोबाइल अलाउड नहीं है। मैं यहाँ पे तमाम पाकिस्तानी दोस्तों से कहूँगा कि अपने बच्चे की हिफाजत करें। आप इन भेड़ियों के हवाले अपने बच्चों को ना करें। ये किस तरह का सलूक करते हैं ये हम अच्छी तरह जानते हैं। अगर ये सेक्सुअल टॉर्चर ना भी करते हो तो फिज़िकल टॉर्चर तो ऐसा बुरा करते हैं कि मैं बता नहीं सकता। मेरी बड़ी बहन का बेटा
उसके फादर ने, मेरे जीजा ने इसको हाफिज बनाने के लिए मदरसे में दाखिल कराया। मैंने एक लिमिट, मैं तो उस वक्त बेल्जियम में रहता था, तो मैंने जब कराची किया था तो मैंने बड़ा लिमिटेड रेजिस्टेंस, आफ्टर ऑल आपके जीजा के सामने आप ज़्यादा वो नहीं कर सकते। मैंने उनको समझाया ये वो, ख़ास तौर पे मैं उनके घर गया तो उसी दिन वो बच्चा जब घर आया था ना तो उसकी मुंह सूजा हुआ था और हालत ख़राब थी। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो बोला मौलवी साहब ने रस्सियों से बांध के मेरी पिटाई की है। तो मेरे जीजा आए तो मैंने उनसे कहा कि ये ज़रूरी है? तो बोला हाँ, जन्नत का रास्ता है ये। मैंने कहा जन्नत का रास्ता कैसे? बोला एक हाफिज है ना, वो पूरी फैमिली को जन्नत में लेके जाएगा। अब ये मेंटालिटी है तो फिर तो बहरहाल ये पाकिस्तान का हाल है। और आप अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें। अगर आप मुसलमान हैं तो बेसिक चीज़ें आपको भी पता हैं, आप घर में पढ़ाएं, कायदा पढ़ाएं, कुरान पढ़ाएं, सब घर में पढ़ाएं। अगर नहीं भी है तो फिर आप कम से कम मदरसा, तो मैं समझता हूँ टॉर्चर की जगह है। ये देखें 50 साल पहले 71 में पाकिस्तान भर में 200-250 मदरसे थे। ज़्यादातर ये जो कुरान की तालीम वगैरह, जैसे मैं जब बचपन में गया था तो हमारे मोहल्ले में एक बाई थी, मोहल्ले की बाई, वो अपने घर में बच्चों को पढ़ाती थी। 1 घंटे के लिए हम कायदा पढ़ने जाते थे। इसके बाद तो हम सऊदी अरब चले गए, हमें तो कुरान हमारी माँ ने पढ़ाया है सऊदी अरब में, हमें तो इसके बाद कभी मदरसे नहीं किए। लेकिन वो बाई के घर पे हम जाते थे। ऐसे घरों में ज़्यादातर औरतों ने ये काम संभाला हुआ था, उनको छोटी सी इनकम भी हो जाती थी। और आज पाकिस्तान में 50,000 से 1 लाख मदरसा है। 50 साल पहले का पाकिस्तान आज के पाकिस्तान के मुकाबले में 1000 दर्जे बेहतर था, लाख दर्जे बेहतर था। कर्जा देता था, लेता नहीं था। इकोनॉमी बेहतरीन थी, एजुकेशन सिस्टम टॉप पे था। कई देशों के लोग पढ़ने आते थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, अरब देशों से पढ़ने आते थे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में। आज का पाकिस्तान जब 50,000 से 1 लाख मदरसे हैं तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम एक सोसाइटी का बेहतरीन निज़ाम है, तो फिर तो आज पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था। और ये मदरसों की जो चेन है, एक तो फ्रेंचाइज होती है ना, मैकडोनल्ड कामयाब हुआ, ब्रांचें खुलना शुरू हुई। हल्दीराम कामयाब हुआ, पहले एक हल्दीराम होता था, ब्रांचें हैं जगह जगह। इसी तरह मदरसों के भी जो बड़े बड़े हैं, वो अफगान वार के बाद ज़िया-उल हक का दिया हुआ ये टीका है जो पाकिस्तानियों को लगा है। ठेके दे दिए गए थे। सऊदी अरब पैसा लगा रहा था अमेरिका के कहने पे, और सेक्टेरियनिज्म की बुनियाद रखी गई। पाकिस्तान में वहाबिज्म नहीं था। मुझे मेरी माँ की सख्ती से हिदायत होती थी कि उस गली से तुम नहीं गुजरोगे, वहां पे वहाबड़े होते हैं। सऊदी अरब में हम रहते थे तो मुझे सऊदी बच्चों के साथ खेलने की इजाज़त नहीं थी। वो कहती थी, वो लफ्ज़ वहाबड़ा वो यूज़ करती थी, ठीक है ना। तो वहाबी बच्चों के साथ मुझे खेलने की इजाज़त नहीं होती थी। हम उनको काफिर समझते थे, बरेलवी लोग। और आज भी पाकिस्तान में ये सेक्टेरियनिज्म का देखें कि ये बरेलवी तहरीक फ़रोग़ मालूमात, फत्तावाए रिजविया, बरेली का इमाम अहमद रज़ा, जो कि बरेलवी फ़िरका बनाया था अंग्रेज़ के दौर में, अंग्रेज़ों के कहने पे, उसके फतवों की वो है किताब। उसके मुताबिक एक देवबंदी और वहाबी का काटा हुआ जानवर भी हराम है। एक देवबंदी वहाबी का काटा हुआ जानवर भी हराम है। देवबंदी, वहाबी, राफिज़ी, कादियानी, उनका काटा हुआ जानवर, उनकी तरफ से भेजा हुआ गोश्त लाना भी हराम है, खाना भी हराम है। इस हद तक सेक्टेरियनिज्म डाला गया। मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम को सबसे बड़े ठेके मिले, सबसे ज़्यादा उनको और जमात इस्लामी को।
पूरे पाकिस्तान में, खासतौर पे केपी, बलोचिस्तान और सिंध में भरमार कर दी। पंजाब को सेफ रखा था। पंजाब में बहुत कम है मदरसे, 57% पॉपुलेशन पाकिस्तान की है, सारा मॉडर्न एजुकेशन वहाँ होता है, सारा डेवलपमेंट वर्क वहाँ होता है, लेकिन एक्सट्रीमिज्म सिंध, बलोचिस्तान और केपी के हिस्से में आई, पीओके के हिस्से में आई। तो मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी, फिर मौलाना फजलुर रहमान के एक राइट हैंड आदमी थे मौलाना हक्कानी। मौलाना हक्कानी और मौलाना फजलुर रहमान का झगड़ा हुआ, जाहिर है लूट के माल के ऊपर। ये मदरसा वाज इनकम, डॉलर आ रहे थे। तो दो अलग अलग ग्रुप बने फजलुर रहमान की पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम के, हक्कानी ग्रुप और फजलुर रहमान ग्रुप। फिर हक्कानी साहब मर गए, जाहिर है उनकी भी मरने की अलग कहानी है। इस्लामाबाद में अचानक एक बच्चे ने उनको मार दिया, खबर दबा दी गई। जाहिर है वो बच्चे के साथ कुछ कर रहे थे तो बच्चे ने उनका कत्ल कर दिया, खबर दबा दी गई, बच्चा भी गायब हो गया। तो फ्रेंचाइज एक तायरुल कादरी को मिला, मिनहाजुल हक फाउंडेशन इंटरनेशनल बनाई उन्होंने पूरी दुनिया में मदरसे बनाए। और पाकिस्तान में आपको याद होगा इमरान खान के धरने में सबसे ज़्यादा इनके लोग बैठे थे। ये पिछले 10-12 साल से कनाडा में रहते हैं। हर साल रमज़ान में फितरा ज़कात जमा करनी होती है ना, तो आ जाते हैं। ये कनाडा में बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। 3 बड़े मौलवी हैं ना जिनके मदरसों की और जिनकी वो है, वो बाहर रह रहे हैं। एक जावेद गामदी साहब, वो भी अमेरिका में पहुंच गए हैं। एक फताउल्लाह गोलन थे तुर्की के, वो भी पाकिस्तान में मदरसे बना रहे थे। फिर तुर्की के अरबगान ने डंडा किया तो इसको भागना पड़ा और ये भी अमेरिका चला गया। तो ये सारा बिजनेस है, धंधा है। अपने बच्चों को बचाएं। देखें नॉम चॉम्स्की, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक एडवांस साइंस का कंट्री हुआ करता था, नोबेल इनाम याफ्ता साइंटिस्ट इसके पास होते थे। अब पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं, क्योंकि वो अब एक इस्लामिक सुपरस्टिशन में रहते हैं। वो एक 1400 साल पहले के ज़माने में चले गए हैं। तो अजीज़ दोस्तों, ये है पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।